हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है जी आपका मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज में। टॉपिक है जी आज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सवाल आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे 2021 से 2023 के। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स की, तो भी आज के सारे सवाल आपके लिए भी रेलिवेंट रहने वाले हैं। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस, तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है, बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा है। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन और लिस्ट टू की मैचिंग करनी है। लिस्ट वन में कुछ कंसेप्ट्स हैं और लिस्ट टू में है उनके डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है कि बराबर बराबर अमाउंट आपको मिल रहा है या पे कर रहे हैं कुछ बराबर इंटरवल्स पे, जैसे हर साल के एंड में, हर साल के शुरू में। उसे एन्यूटी बोल दिया जाता है। तो एन्यूटी को आप किससे मैच कर सकते हैं? एन्यूटी आपका यहां पे मैच होगा अ फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल इवनली स्पेस्ड ओवर टाइम। तो बिल्कुल एन्यूटी को सही तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां पे आपका डिस्क्राइब हो रहा है, ये आपको देखना है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, इन तीनों डिस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं। पहला, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट पीरियड आफ्टर पीरियड ऑन अ गिवन सम एट स्पेसिफिक रेट फॉर स्पेसिफाइड टाइम। तो ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो नहीं है, बट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, तो मुझे दिख रहा है ये कंपाउंडिंग से मैच हो जाएगा। तो मैं अपने सी को 1 से मैच कर देता हूं। ए को 4 से कर दिया, अब सी को 1 से कर देता हूं। इसके बाद मेरे पास जो है वो है फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी पेबल और रिसीवेबल एट पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एट अ गिवन रेट। तो आप इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें आपका लोन का प्रिंसिपल भी आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है। ये बेसिकली आपकी ईएमआई हो गई, जो आप ईएमआई पे करते हैं। तो ये आपका डी जो है वो सेकंड से मैच हो जाएगा। और आपका जो बचा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो 3 से ही मैच होगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है इस्तेमाल किया जाता है इन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक एप्लीकेशन हो गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो इस तरीके से मैचिंग आपको यहाँ पे करनी थी। तो थोड़ा सा सोचते तो मेरे ख्याल से मैचिंग हो जाती। सबसे आसान मैचिंग तो मुझे सी को 1 से मैच करना लगा। और सी को 1 से अगर आप मैच कर लेते, तो वहीं आपके 2 और 3 तो एलिमिनेट ही हो जाते। और उसके बाद अगर आप एक भी कोई मैच कर लेते, तो अपने आंसर पे पहुंच जाते। तो एक बहुत ही आसान सवाल ये मुझे लगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें दी है, acquiring firms often are willing to pay a price higher than the status quo value of the assets for the right to control management of the target firms। तो एक आपकी एक्वायरिंग फर्म है और दूसरी फर्म है टारगेट फर्म। एक्वायरिंग फर्म टारगेट फर्म को एक्वायर कर रही है, और कहा गया कि जो उसके एसेट्स की वैल्यू है उससे ज्यादा दाम देने के लिए वो तैयार हो जाती है। एक्वायरिंग फर्म ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाती है, ये असर्शन है। रीजन दिया, the value of the control stems from the changes that can be made to improve performance by debottlenecking capacity, streamlining and strengthening operations, managerial systems and processes। तो बेसिकली कहा गया कि जो एक्वायरिंग फर्म है, अब उसे पूरा कंट्रोल मिल जाएगा इस टारगेट फर्म का। और जब कंट्रोल मिल जाएगा, वो इसे और बेहतर तरीके से चला सकती है। इसकी जो कैपेसिटी अभी रुकी हुई है, उसे यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसे एक्सपैंड कर सकती है, ऑपरेशंस को और अच्छा बना सकती है, मैनेजरियल सिस्टम्स को और अच्छा बना सकती है। और ये सारा कंट्रोल लेने के लिए वो ज्यादा दाम देने के लिए तैयार हो जाती है। तो असर्शन भी बिल्कुल ठीक है, और रीजन भी यहाँ पे आपका असर्शन को बिल्कुल सही से सपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, तो यहां पे सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग टू ड्रॉ अ लॉजिकल टाइमलाइन फॉर डिविडेंड पेमेंट। तो डिविडेंड पेमेंट के जो आपकी लॉजिकल टाइमलाइन है, उसको आपको यहां पे पहचानना है जी। तो आपको डेट्स दे रखी है, पेमेंट डेट, डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अंदाजा तो लग जाना चाहिए कि डिक्लेरेशन डेट पहले आएगी और पेमेंट डेट आपकी यहाँ पे बाद में आएगी। सबसे लास्ट में जो डेट आनी चाहिए वो आपकी पेमेंट डेट ही आनी चाहिए। बट कंफ्यूजन हो सकता है, पेमेंट डेट आएगी क्योंकि एक ई नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंजेस भी है,
क्या ये आएगा? इनको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जो कि बिल्कुल जायज है। तो अब देखते हैं बाकी डेट्स को किस तरीके से हमें यहाँ पे अरेंज करना होगा। तो रिकॉर्ड डेट हमारे पास वो डेट होती है कि अगर इस रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर के रजिस्टर में डला हुआ है, तभी आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि इस डेट से कंपनी के जो शेयर्स की ट्रेडिंग होगी उसमें जो डिविडेंड है उसका इफेक्ट निकाल दिया जाएगा। यानी कि इस डेट को अगर आप कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं तो आपको यहां पे डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी आप प्राइस पे करेंगे वो एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड पे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक 500 रुपए का शेयर था, 500 रुपए का शेयर था, उस पे 10 रुपए का जो डिविडेंड है वो यहां पे डिक्लेयर किया गया। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा कि कंपनी ने पहले तो अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब डिविडेंड जब डिक्लेयर किया तो उसमें एक रिकॉर्ड डेट बताई। रिकॉर्ड डेट जैसे मान लीजिए कंपनी ने बताई कि 3 तारीख जो है वो मेरी रिकॉर्ड डेट रहेगी, किसी भी महीने की मान लीजिए 3 तारीख रिकॉर्ड डेट रहेगी। अब रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए, तभी आपको यहां पे डिविडेंड मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 तारीख को ही शेयर खरीदोगे तो आपका नाम इसके अंदर चढ़ जाएगा और आपको डिविडेंड मिल जाएगा। आपको आइडियली जो शेयर्स हैं वो थोड़े दिन पहले खरीदने पड़ते हैं, थोड़े दिन पहले खरीदने पड़ते हैं ताकि आपका नाम इस रजिस्टर में चढ़ जाए। तो आपको इसमें अंदर नाम चढ़ाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपको इसके अंदर नाम चढ़ाने के लिए आपको जो शेयर खरीदने पड़ते हैं वो कम से कम 2 दिन पहले खरीदने पड़ते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सेटलमेंट साइकिल के ऊपर। तो यहां पे अगर आप 1 तारीख तक शेयर खरीदते हैं तो ही आपका नाम इसके अंदर चढ़ेगा। अगर आप 1 तारीख को शेयर खरीद रहे हैं तो आप इस शेयर के कितने पैसे देंगे? 500 रुपए का शेयर है, 10 रुपए डिविडेंड भी मिलेगा, तो अब आप इसके 510 रुपए देने को तैयार हो जाएंगे। बट अगर आप इसके बाद शेयर खरीद रहे हैं, आप 2 तारीख को शेयर खरीद रहे हैं, तो 2 तारीख को आप इस शेयर के क्या 510 रुपए देंगे? आप नहीं देंगे। आप कहेंगे कि मेरा नाम इस रजिस्टर में नहीं आएगा तो मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो मैं इसके 510 नहीं दूंगा, मैं केवल 500 ही यहां पे इसके दूंगा। तो 2 तारीख जो है, 2 तारीख से जो यहां पे इस 2 तारीख से आपको जो शेयर का प्राइस जो मिलेगा या आप पे करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एक्स डिविडेंड, एक्सक्लूसिव ऑफ डिविडेंड। तो 2 तारीख आपकी यहां पे हो जाएगी एक्स डिविडेंड डेट। 3 तारीख हमारे पास क्या हो गई थी? रिकॉर्ड डेट हो गई थी। ठीक है जी। तो पहले आपकी एक्स डिविडेंड डेट आती है, फिर रिकॉर्ड डेट आती है, और फिर आपकी आएगी यहां पे पेमेंट डेट। तो सीक्वेंस आपकी क्या बनी? डिक्लेरेशन आएगा सबसे पहले, फिर आपकी आएगी एक्स डिविडेंड डेट, फिर आएगी रिकॉर्ड डेट, और फिर आएगी आपकी पेमेंट डेट। ठीक है। अगर आप इन्हीं को अरेंज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो यहाँ पे आंसर बन रहा है वो आपको बनेगा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसी सीक्वेंस हमें देखने को मिल रही है। नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज फिर आपका अपने आप अरेंज हो जाएगा कि सबसे पहले हमें एक नोटिस भी देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज को। सो आपकी करेक्ट मैचिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 वाली बन जाएगी। जो मेन आपको समझना था वो एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट जो है वो आपको यहां पे समझना था। चलिए, तो यहां पे सवाल है हमारे पास, इन द केस ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम द एक्शंस ऑफ द मैनेजर्स आर वेरी लाइकली टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, सर्वाइवल एंड सेल्फ सफिशिएंसी, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो कंपनीज हैं, कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं, आप भी किसी कंपनी के शायद आपने शेयर खरीदे होंगे, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, कंपनी के अंदर जाकर नहीं बैठे होंगे। और इसीलिए कंपनी को चलाने के लिए उनकी जो मैनेजमेंट है उसे अपॉइंट किया जाता है, मैनेजमेंट कंपनी को चलाती है। तो मैनेजमेंट बेसिकली एक एजेंट बन जाती है शेयर होल्डर्स की। अब कोई भी एजेंट है तो उसे अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, तो मैनेजमेंट को शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, तो उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। बट क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस एजेंसी प्रॉब्लम की, तो एजेंसी प्रॉब्लम आपसे कहती है कि आपके जो मैनेजर्स है ना वो कई बार अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हमारा फायदा हो, वो शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसे कई बार पीछे छोड़ देते हैं और अपने इंटरेस्ट को ऊपर ले जाते हैं, और इसे ही एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है। मैनेजर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बजाय कोशिश करते हैं कि उनकी किसी ना किसी तरीके से सैलरी बढ़ जाए, उनका फर्म के अंदर जो चल रही है पोजीशन वो चलती रहे, उनको और ज्यादा फर्म से कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, तो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं वो करने की। तो अगर एजेंसी प्रॉब्लम है तो मैनेजर के एक्शंस जो होंगे वो किस पे फोकस करेंगे? वो उनकी सेल्फ सफिशिएंसी और उनके सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं।
तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे मैनेजर जो हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखने की कोशिश करेंगे, सो दैट विल लीड टू एजेंसी प्रॉब्लम। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ नॉन प्रोडक्टिव inactive asset into a productive asset by selling receivables to a company that specializes in their collection and administration is described as। तो हमारी जो कंपनी है उसके पास जो इनएक्टिव नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पड़े हुए हैं, उसके पास कुछ डेटर्स पड़े हुए हैं, कुछ रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, तो कहा गया कि इनको सेल किया जाएगा, बेच दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी को जिसका काम है, जिसकी स्पेशलाइजेशन है इन रिसीवेबल्स की कलेक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट रेटिंग, फैक्टरिंग, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे जो स्पेसिफिक प्रोसेस का जिक्र हो रहा है दैट इज फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के अंदर हम अपने डेटर्स को एक फैक्टर को असाइन कर देते हैं और ये फैक्टर जो है अब ये डेटर से पैसे कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये आपका फैक्टरिंग के अंदर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहां पे सवाल है, एज पर दी वॉल्टर्स मॉडल मार्केट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग फर्म विल इंक्रीज इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। तो वॉल्टर मॉडल के ऊपर सवाल है, ग्रोइंग फर्म की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि अगर आपकी ग्रोइंग फर्म है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो को क्या करना पड़ेगा, ये आपसे यहां पे पूछ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वॉल्टर मॉडल के अंदर जो आर और के का रिलेशन होता है, आर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है और के आपकी जो कॉस्ट है, अगर आपका आर के से ज्यादा है तो यानी कि आपकी एक यहां पे ग्रोइंग फर्म है। और ग्रोइंग फर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आपको वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ाना है तो आपको डिविडेंड पे आउट को यहां पे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म यहां पे इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 कि आपको डिविडेंड पे आउट को डिक्रीज करना होगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बेसिकली आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन सेल्स। तो आपको ये बताता है, आप इसे डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी से भी। और इसके अलावा डी वाला तो करेक्ट हो नहीं सकता। सी वाला जो है, देखो सी वाले में क्या किया, सी वाले में कंट्रीब्यूशन को अलग तरीके से लिख दिया। आप जानते हैं क्या जानते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। ठीक है जी, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन जो है उसको इस तरीके से लिख दिया, ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसी चीज को घुमा के वही चीज लिख दिया यहां पे। तो सी वाला और बी वाला तो सेम ही है। तो ए, बी और सी ये तीनों आपके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और एक्सपोजर? ट्रांसलेशन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सोशल एक्सपोजर और इकोनॉमिक एक्सपोजर। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत आसान सवाल है। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर की हम बात करते हैं तो तीन एक्सपोजर की बात करते हैं, एक ट्रांसलेशन, एक ट्रांजैक्शन और एक इकोनॉमिक एक्सपोजर, ए, बी और डी की बात करते हैं। सो करेक्ट आंसर बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहां पे दे रखी हैं। और लिस्ट 1 में हमारे पास है ऑप्शन स्ट्रेटेजीज और लिस्ट 2 में है हमारे पास उनकी डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहली ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो हमें दे रखी है वो हमारे पास है प्रोटेक्टिव पुट। तो प्रोटेक्टिव पुट का क्या मतलब होता है? पुट का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? पुट का मतलब होता है राइट टू सेल, बेचने का अधिकार आपको मिल जाए। तो आप किसी शेयर को, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, मैं उसका जो पुट है वो खरीदता हूं, यानी कि मेरे को राइट टू सेल मिल जाता है कि मैं इसका शेयर बेच सकता हूं। और साथ ही मैं इस पुट को प्रोटेक्ट कर लेता हूं कि मैं इन्फोसिस का शेयर भी साथ ही परचेज कर लेता हूं, मैं इन्फोसिस का शेयर जो है वो भी साथ ही मैं यहां पे परचेज कर लेता हूं। तो अगर मुझे कल को लगेगा कि मुझे इस पुट को एक्सरसाइज करना है, मुझे इन्फोसिस का शेयर बेचना है इस पुट ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि मार्केट में शेयर सस्ता हो गया है, तो मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी परचेज शेयर होगा उसे यहां पे बेच दूंगा। तो मैंने अपने पुट को जो मुझे बेचना है उसको प्रोटेक्ट कर लिया, एक शेयर भी साथ में खरीद कर। तो जिस चीज को बेचना है आप उसे भी साथ में खरीद लें, इसे प्रोटेक्टिव पुट यहां पे कहा जाएगा।
तो मैचिंग यहां पे आप देख सकते हैं क्या बनेगी, आपकी मैचिंग यहां पे ए आपका 1 से ही मैच हो जाएगा कि आप उस एसेट को भी खरीद लें जिसका आपने यहां पे पुट लिया है। इसके बाद हमारे पास है कवर्ड कॉल। तो कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉल को सेल करता हूं। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉल ऑप्शन का जो ये जो कॉल ऑप्शन है यहां पे मैं इसको बेच रहा हूं, यानी कि मैं किसी और को राइट टू बाय दे रहा हूं, मैं किसी और को खरीदने का अधिकार दे रहा हूं कि कोई मेरे से खरीद सकता है। अब कोई मेरे से खरीद सकता है, उसका दाम आज ही फिक्स हो गया इस ऑप्शन के अंदर। अब कल को अगर अगर जैसे मान लीजिए ये जो कॉल थी ये इन्फोसिस के शेयर को बाय करने की थी। अब इन्फोसिस का शेयर कल को अगर बहुत महंगा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मैं साथ ही क्या करता हूं, इन्फोसिस का शेयर भी परचेज कर लेता हूं। तो इन्फोसिस का शेयर भी मैंने साथ में परचेज कर लिया। तो मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन को राइट किया और उसके साथ साथ वो जो एसेट है वो भी साथ ही खरीद लिया, क्योंकि अगर वो कल को कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होती है और मुझे यहां पे इन्फोसिस का शेयर बेचना पड़ता है तो मेरे पास ऑलरेडी वो शेयर अवेलेबल होगा, मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा किसी महंगे दाम पे। तो इसीलिए यहां पे क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया जो कवर्ड कॉल है वो आपका 4 से मैच हो जाएगा, तो A1 है, B 4 से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल का क्या मतलब होता है जी, तो लॉन्ग स्ट्रेडल का मतलब होता है कि आप इन्फोसिस के शेयर का ही आप कॉल भी ले, आप जो कॉल ऑप्शन जो है वो भी खरीद लेते हैं और पुट ऑप्शन जो है वो भी खरीद लेते हैं। आपने दोनों ऑप्शन खरीद लिए, बेचने का अधिकार भी ले लिया और खरीदने का अधिकार भी ले लिया, बाय भी ले लिया, राइट टू बाय भी ले लिया और राइट टू सेल भी ले लिया। तो आपने दोनों के लिए यहां पे क्या कर दिया, आज ही प्रीमियम पे कर दिया। आपने प्रीमियम पे कर दिया। अब कल को देखिए क्या होगा, कल को देखिए क्या होगा, कल को अगर इन्फोसिस का शेयर जो है बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है तो आप मार्केट से शेयर को खरीदेंगे और अपना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर इन्फोसिस का शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे राइट टू बाय और मार्केट में जाकर उसे बेच देंगे, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां हम प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो हम कॉल भी खरीद रहे हैं और पुट भी खरीद रहे हैं ऑन द एसेट एट द सेम एक्सरसाइज प्राइस। तो इसे हम यहां पे लॉन्ग स्ट्रेडल बोलते हैं। तो सी आपका 2 से मैच हो जाएगा और बचा आपका डी स्प्रेड जो कि आपका यहां पे 3 से मैच हो जाएगा और करेक्ट मैचिंग यहां पे आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आ जाएगी। चलिए तो अगला सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ कोवेरियंस अमंग सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो, इफ ईच सिक्योरिटी हैज एन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20%, द पोर्टफोलियो ऑफ 100 सिक्योरिटीज वुड हैव अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क कैलकुलेशन का कंसेप्ट सीखा है तो आपको पता होगा कि आपका जो रिस्क है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपके इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के रिस्क पे, और डिपेंड करता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं उनके बीच में आपस में क्या कोवेरियंस है। इस चीज पे आपका जो रिस्क है वो यहां पे डिपेंड करता है। बट यहां पे बताया कि कोवेरियंस तो उनके अंदर है ही नहीं, कोवेरियंस तो यहां पे जीरो है। तो एक ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि हमारी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का यहां पे क्या रिस्क है, केवल यही एक लौता हमारे पास यहां पे जो रिस्क का डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा और इसी को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो अगर आपको ध्यान में हो तो दो सिक्योरिटीज का फॉर्मूला तो आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो इस केस में दो सिक्योरिटीज का फॉर्मूला क्या बनता है, वेट का स्क्वायर करते हैं और रिस्क का स्क्वायर करते हैं। बस ये चीज हम यहाँ पे करते हैं जी, और इसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है पोर्टफोलियो का रिस्क। अगर आपके पास यहाँ पे 100 सिक्योरिटीज है तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि 100 सिक्योरिटीज को लेना है तो उनके वेट और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को लेना पड़ेगा। और मजे की बात देखो सवाल में ये है कि सबका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बराबर दिया 20%। कहा सबका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है, 20% है सबका स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेट कितना होगा, देखो 100 सिक्योरिटीज है पोर्टफोलियो में और एज्यूम करते हैं जी कि सभी का बराबर बराबर वेट है, तो एक का वेट कितना हो गया, एक का वेट हो गया 1/100। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम अगर 100 बार इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है यहां पे निकलेगा। तो अप टू 100 तक हमें जाना पड़ेगा तभी हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। अब अप टू 100 तक तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। तो सारी टर्म्स आपकी यहां पे बिल्कुल सेम है। तो 1/100 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर इन सब में से कॉमन आ जाएगा। 1/100 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर जो है वो यहां पे कॉमन आ जाएगा। अब मैं 1+1+ करता जाऊंगा अप टू 100। ठीक है जी, और इसका हो गया अंडर रूट। तो ये 1+1 अप टू 100, इसका टोटल तो 100 ही बनेगा। ठीक है जी, और ये मेरे पास यहां पे 1/100 का स्क्वायर
और ये 20 का स्क्वायर ये अंडर रूट से बाहर ले जाता हूं तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया 1/100 इंटू 20 बन गया। और ये रूट 100 था, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जी। ये रूट 100 मेरे पास 10 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कितना निकल कर आएगा, ये मेरे पास निकल कर आएगा 2% जो है मेरे पास यहाँ पे निकल कर आ रहा है। सो 2% मेरे पास यहाँ पे इसका रिस्क बनने वाला है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो आपको अप्रोच पता थी, उसी अप्रोच को आपने थोड़ा सा और दिमाग लगा के अप्लाई करना था, तो आपको पता चल जाता कि आपका जहां पे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल कर आएगा। चलिए अगला सवाल है, which method of risk analysis better serves lender's perspective in capital budgeting decisions? Certainty equivalent approach, decision analysis, risk adjusted discount rate, simulation और sensitivity analysis। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी कहीं ना कहीं तरीके हैं जिससे आप कैपिटल बजटिंग के अंदर रिस्क को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, रिस्क का एनालिसिस कर सकते हो। बट देखो यहाँ पे अगर हम लेंडर की बात करें, लेंडर यानी कि जो पैसे लोन पे उधार पे देने वाला है, तो उसका पैसा ब्लॉक रहने वाला है और उसे किसकी चिंता होगी, उसे सबसे ज्यादा चिंता होगी कि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा पैसा डूबे ना। तो वो क्या देखने की कोशिश करेगा कि मैं जिसे पैसा दे रहा हूं उसमें मुझे सर्टन रिटर्न कितना मिल सकता है। जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे दे रहा हूं, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहां पे देख सकता हूं कि उस प्रोजेक्ट में क्या सर्टन कैश फ्लोज होने वाले हैं, कितने कैश फ्लोज तो पक्का है। अगर मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई, उसमें मैंने देखा कि कैश फ्लोज लिखे हुए थे 1 करोड़ के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, ऐसे 3-4 कैश फ्लोज लिखे हुए थे कि हर साल ये कैश फ्लोज होने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास लोन आया है 10 करोड़ का कि 10 करोड़ का मुझे लोन यहां पे देना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि ये सर्टेन कैश फ्लोज कितने हो जाएंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हो सकता है ना हो, बट 0.5 करोड़ 50 लाख, ठीक है जी, और 1 करोड़, और यहां पे भी 1 करोड़ जैसे, और यहां पे 1.5 करोड़, ये मेरे सर्टेन कैश फ्लोज होंगे। मैं ये चीज यहां पे देख लेता हूं कि ये कैश फ्लोज तो मेरे यहां पे होने ही वाले हैं। तो इन सर्टेन कैश फ्लोज को देखकर मेरे को अंदाजा लग जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने चाहिए या इस प्रोजेक्ट में पैसा डूब जाएगा। तो ये जो सर्टेन कैश फ्लोज हैं, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच से मुझे पता चलते हैं। तो इसलिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कहीं ना कहीं जो लेंडर है उनके लिए ज्यादा बेहतर रहती है, उनको बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में मदद करती है। हालांकि आपकी सारी अप्रोचेस जो हैं बिल्कुल रिस्क एनालिसिस से जुड़ी हुई हैं, सभी अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जैसा मैंने आपको बताया वो लेंडर को प्रेफरेबल इसीलिए होगी कि उसे कुछ सर्टेन कैश फ्लोज यहां पे पता चल जाएंगे और बेहतर तरीके से वो रिस्क को एनालाइज कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहां पे हमारे पास सवाल है जी, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ PQR लिमिटेड इज 44, EPS is 3.75 and retention ratio is 60%, then the multiplier according to Graham and Dodd model of dividend policy is। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मॉडल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये हमारे पास ट्रेडिशनल मॉडल है और इस मॉडल के अंदर जो हमें फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूला को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला को किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपका है P इज इक्वल टू एम डी प्लस ई बाय 3। तो इस तरीके से यहाँ पे डिविडेंड को ज्यादा वेटेज दी जाती है एज कंपेयर टू योर अर्निंग। तो दोनों को कंसीडर करते हैं बट डिविडेंड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अर्निंग को डिवाइड बाय 3 कर दिया हमने। तो हमें यहाँ पे m जो है मल्टीप्लायर वो निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, 44 प्राइस गिवन है, m निकालना है, और डिविडेंड आपका कितना हो गया 3.75 आपकी अर्निंग थी, रिटेंशन रेशियो है 60% यानी कि 40% डिविडेंड बांटा होगा। तो 3.75 इंटू 40% ये 1.5 आ गया आपका, और इसके साथ साथ आपका 3.75 बाय 3 ये आपका 1.25 आ गया। इसे सॉल्व किया, m की वैल्यू आपके 16 आ गई। तो सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान था, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद था तो आप इसको अप्लाई करते और आंसर निकल आता। अगर आप फॉर्मूला भूल गए थे तो फिर इस सवाल के अंदर आप डूब जाते, इसे सॉल्व ना कर पाते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, पोर्टफोलियो थ्योरी प्रोवाइड्स अ नॉर्मेटिव अप्रोच टू इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस। तो यहां पे पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी जो है उसमें कुछ नॉर्म्स हैं, उसमें कुछ असम्पशंस हैं, उनके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पॉइंट्स दिए हैं, रिस्क रिटर्न स्प्रेड इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एसेट क्लासेस, इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स, मार्केट रिस्क प्राइसिंग इज आइडेंटिकल फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, रिटर्न ऑन एसेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। तो ये आपको असम्पशंस यहाँ पे पूछी हैं और आपको इनमें से 3 मार्क करनी है। अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं कम से कम इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स ये तो लगा ही लूंगा कि इन्वेस्टर्स हमारे रिस्क एवर्स होते हैं। ऐसी असम्पशन तो हम बहुत बार लेके चलते हैं, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। तो बी वाला पॉइंट तो मेरे हिसाब से आएगा ही आएगा, और इसीलिए मेरा जो आंसर है
वो 2 और 4 वाली ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, 1 और 3 में से ही मुझे यहाँ पे चूज करना है। और मुझे देखो पढ़ते हुए पता लगा कि ए वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा फिलहाल। अब जो पोर्टफोलियो थ्योरी है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी है, उनकी एजम्पशंस को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, आइए आपको बता देते हैं। तो कहा गया रिटर्न फ्रॉम दी एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली, तो आपके रिटर्न जो एसेट्स के हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो डी जो है वो आपका यहाँ पे इंक्लूड होना ही होना है, और आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है उसका यहाँ पे बन जाएगा। मार्केट रिस्क जो है सभी इन्वेस्टर्स के लिए आइडेंटिकल होने वाला है, कोई एक इन्वेस्टर पूरे मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा भी यहाँ पे आपको बताया गया है। अनलिमिटेड कैपिटल आप रिस्क फ्री रेट पे बोरो कर सकते हो, सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन है, टैक्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं, सभी इन्वेस्टर्स का सेम व्यू है रेट ऑफ रिटर्न को लेकर। इन्वेस्टर की कोशिश रहेगी रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, इन्वेस्टर रैशनल होगा और रिस्क को अवॉइड करेगा। तो ऐसी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। और बी, सी और डी जो अजम्पशंस हैं वो आपकी यहाँ पे करेक्ट होंगी। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहां पे सवाल है, रिलेशनशिप बिटवीन एन इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टर हॉराइजन इज कॉल्ड। तो एक तरफ होगा इन्वेस्टर का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन और दूसरी तरफ होगा उसका इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन यानी कि टाइम पीरियड। तो ऑप्शंस हैं बॉन्ड यील्ड, रिस्क इम्यूनाइजेशन, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। जो आपके टर्म स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप दिखाते हैं बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में और डिफरेंट टर्म्स और मेच्योरिटीज में। तो ऐसा आपको नॉर्मली रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ये हमारा टर्म स्ट्रक्चर होता है इंटरेस्ट रेट का। बॉन्ड यील्ड जो है इसमें हम अपने कूपन अमाउंट और बॉन्ड के प्राइस को देखते हैं। रिस्क इम्यूनाइजेशन के अंदर हम रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको इम्यूनाइज करने की कोशिश करते हैं। और यील्ड टू मैच्योरिटी YTM, ये तो अपने आप में एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और इस सवाल में आपको फाइनेंशियल लीवरेज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको इनको मैच करना है, इनके कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो मुझे सबसे आसान पता है क्या लग रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से मैच हो जाता है, और यहीं पे मैं अपना पहला वाला और मेरा जो तीसरा वाला है उसको तो वैसे ही काट देता हूँ। इसके बाद और भी मैचिंग करनी शुरू करते हैं, और पहला वाला जो है वो सीधा सीधा ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और इसके बाद आपका फाइनेंशियल लीवरेज जो है, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यानी कि ये सेकंड वाला जो है दिस इज फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी आप रख सकते हैं, और इसीलिए आप इसे 3 से मैच कर सकते हैं। तो आपकी जो मैचिंग बन रही है दिस इज एज पर ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल था, और हमने आसानी से यहाँ पे सारी मैचिंग कर ली है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टडीज आर रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ द वीक फॉर्म स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी। तो हमारे पास जो मार्केट एफिशिएंसी होती है उसकी 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं जी। एक होती है वीक फॉर्म, एक हमारे पास होती है सेमी स्ट्रांग फॉर्म, और एक हमारे पास होती है स्ट्रांग फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे हमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि वीक फॉर्म आपको टेस्ट करना हो तो किससे आप टेस्ट करेंगे। हालांकि सवाल थोड़े से हाई लेवल का हो गया। तो वीक फॉर्म को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ब्रॉडली आपके 3 टेस्ट अवेलेबल रहते हैं। एक आपका केएस टेस्ट करके होता है, और एक आपके पास यहाँ पे रहता है एक आपके पास रहता है यहाँ पे रन्स टेस्ट, और एक आपके पास होता है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं वीक फॉर्म को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें अगर ऑप्शंस को, तो यहाँ पे रन्स टेस्ट हो जाएगा और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट हो जाएगा, सी और ई हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹5 एंड द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स इज 16%। तो अर्निंग पर शेयर में 5 दे रखा है, और हमें बता रखा है कि शेयर होल्डर का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे 16% है, यानी कि शेयर होल्डर को हमें 16% देना है। तो हमारी बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल सकते हैं इसे। Assuming Gordon valuation model, what rate of return should be earned on the investment to ensure that the market price of its share is ₹50 and dividend payout is 40%? तो गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल निकालना है। सीधा सीधा सवाल है गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल का। आपको यहाँ पे गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल को लगाना है, और उसके बेसिस पे आपको निकालना है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे अर्न करना है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो आइए जी फॉर्मूला लगाते हैं।
तो फॉर्मूला मालूम है तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास है वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी, इसे आप डी बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर, और बी आर को आप जी बी लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू हमें ऑलरेडी सवाल में बता रखी है कि आपकी 50 है शेयर की, ई हमें बता रखा है कि 5 है, और बी बेसिकली हमारी रिटेंशन रेशो है। तो डिविडेंड पे आउट अगर 40% है तो हम रिटेन 60% कर रहे हैं, तो रिटेंशन रेशो हमारी 0.6 हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हैं के ई आपको गिवन है ऑलरेडी 16% का, और आपको बी तो पता है, बट आर आपको यहाँ पे बेसिकली निकालना है कि कितना रेट आप अर्न करें, कितना अर्निंग रेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू हैव टू कंप्यूट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 को 50 से पहले काट के मैं 10 लिख देता हूं, क्योंकि 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और ये मेरे पास आ गया 1.6, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब इसको। 1.6 माइनस 6r इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, बेसिकली मेरे पास 0.4 हो जाएगा। और बेसिकली ये मेरे पास आएगा 1.2 इज इक्वल टू 6r। आर अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, इट वुड बी हाउ मच, आर कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6, या फिर 12 डिवाइडेड बाय 60, मैं लिख देता हूं इसे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/5, और इसे 0.2 भी मैं लिख सकता हूं। आर मेरे पास 0.2 हो गया। परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करूं तो 20% मेरे पास यहाँ पे आर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मैं आसानी से यहाँ पे लगा सकता हूं जी, ऑप्शन नंबर 1 का। तो फॉर्मूला चाहिए, कैलकुलेशन में तेजी चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाए, और आपको पता हो कि कैसे आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैसे आपको अपना आंसर फटाफट से निकाल लेना है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स रहती हैं, फाइनेंशियल मार्केट आप समझते हैं ना, यहाँ पे आपके वो लोग होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे है, और वो लोग जिन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे फंड्स का फ्लो होने वाला है, आपका इन्वेस्टर्स जो है फंड्स देने वाले हैं, और जिनको रिक्वायरमेंट है उन तक फंड यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो ऐसी मार्केट्स के अंदर क्या क्या खूबियां, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे आपकी स्टॉक मार्केट है, तो वो भी एक फाइनेंशियल मार्केट ही है। यहाँ पे हमें प्राइस कंटिन्यूटी और डेप्थ पहला पॉइंट ये दिया है जी। तो हम स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में ही एनालाइज कर लेंगे, फिर हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, नॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्लो, मिनिमम ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी। तो देखो, अगर आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर प्राइस कंटिन्यूटी और डेप्थ तो होनी चाहिए, यानी कि आपके जो जो शेयर्स है उनके अंदर ट्रेडिंग कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए, आपको प्राइसेस कंटिन्यूअसली पता लगते रहे, और डेप्थ भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दो लोग ही लेने वाले बेचने वाले हैं शेयर, ज्यादा लोग होने चाहिए। तो बिल्कुल पहला होना चाहिए। लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, आपके जो शेयर्स है आप आसानी से उन्हें बेच सके, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, गवर्नेंस और रेगुलेशन को लेकर कुछ बातें लिखी हुई है, वैसे रूल्स रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्लो की बात कर रखी है, कि आपको जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो टाइमली होना चाहिए, और सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी चाहिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स है, वहां से आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जब आपको शेयर बेचना है उसी समय आपको उसका दाम पता लग जाए, और जो दाम पता लगे वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो भी कंपनी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। तो हालांकि ये भी लग तो रहा है कैरेक्टरिस्टिक, अभी इसे एक बार छोड़ के आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे शेयर खरीदना है, बेचना है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल जाए, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इंफॉर्मेशन कोई लेनी है तो उसमें बहुत खर्चा करना पड़े। तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए, ऐसा ये बोल रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं आपका सही होगा। तो ए बी और ई तो मुझे सही लग रहा है, बट क्योंकि मैं सबको तो चूज नहीं कर सकता हूं, मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे 3 ही चूज करने हैं, या मैक्सिमम 4 मैं चूज यहाँ पे कर सकता हूं। तो मैं देखता हूं कि ए बी और ई किस में आ रहा है। ए बी और ई इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और केवल चौथे वाले में ए बी और ई मुझे देखने को मिल रहा है। और ए बी और ई को लेकर कहीं ना कहीं मैं श्योर था, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को मार्क कर सकता हूं। इसमें साथ में डी को भी इंक्लूड किया गया है, बट सी को इन्होंने छोड़ दिया है। तो यही मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। और ऐसे सवालों में इसी अप्रोच से आपको सवालों को सॉल्व करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है,
और लिस्ट 1 में हमें दे रखे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड प्राइस फैक्टर्स, और लिस्ट 2 में दे रखे हैं हमें कुछ डिस्क्रिप्शंस। और लिस्ट 1 में दे रखा है वॉलेटिलिटी, मोमेंटम, साइज, नॉन लीनियरिटी, नॉन एस्टिमेशन, इंडिकेटर। तो ये अगर आप टर्म्स पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपने ये टर्म्स पहली बार पढ़ी हो, और अगर आप पेपर में ये टर्म्स पहली बार पढ़ के कंफ्यूज हो गए और आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर समझा, तो आई थिंक ये आपकी गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इन डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। हमेशा पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे जो कि आप पहली बार देख रहे हैं, और वहीं पे आपको दिमाग लगा के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और यही असल मायने में बताएगा कि आप खुद से कितना दिमाग लगा सकते हैं, खुद से आप कितना मेच्योर हैं कि क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। अब डिस्क्रिप्शन पे मोटा मोटी नजर हम मारते हैं तो हमें यहाँ पे सारी ऑप्शंस में रिस्क रिटर्न कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी टर्म्स कहीं ना कहीं आपके रिस्क और रिटर्न से जुड़ी हुई है, आपके शेयर्स की, आपके इन्वेस्टमेंट्स की रिस्क और रिटर्न से कहीं ना कहीं जुड़ी गई हैं, और उसके बेसिस पे आपको इनको मैच करना है। सबसे पहली टर्म है वॉलेटिलिटी, फिर मोमेंटम है, फिर साइज नॉन लीनियरिटी है, फिर नॉन एस्टिमेशन इंडिकेटर है। डिस्क्रिप्शन अगर मैं पढ़ता हूं, capture deviations from linearity in the relationship between the returns and firm size। तो साइज नॉन लीनियरिटी ये कहीं ना कहीं हो सकता है डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी और डेविएशन फ्रॉम लीनियरिटी इसको मैं कहीं ना कहीं मैच कर सकता हूं, मेरे को ये लग रहा है अभी, और C1 के साथ 2 में मैच होता हुआ दिख भी रहा है। तो अगर आपको चूज करना है तो ये ऑप्शन नंबर 2 है और ये ऑप्शन नंबर 4 है, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कि और किसी में कुछ ऐसी बात तो नहीं है। Use returns to firm outside the equity universe to account for risk dimension not captured by other risk factor। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहा है जिसको हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ये कहीं ना कहीं लग रहा है हम इसे नॉन एस्टिमेशन इंडिकेटर से मैच कर सकते हैं कि हम ऐसे रिस्क को एस्टिमेट नहीं कर पाते, ऐसे रिस्क को हम यहाँ पे जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं 4 से मैच, डी को कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हैं, और ये भी मैचिंग मेरे को दोनों में 2 और 4 दोनों में मैचिंग होती हुई दिख रही है। C1 और D2 तो होता हुआ दिख रहा है। अब आपको यहाँ पे A और B की मैचिंग भी करनी है। Differentiate between stocks with positive and negative excess returns in the recent past। तो recent past की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो recent past के अंदर हम यहाँ पे किससे मैच करें, वॉलेटिलिटी या मोमेंटम से। तो किसी स्टॉक का जो मोमेंटम है, हम ऐसे कहते हैं भी ये स्टॉक मोमेंटम में चल रहा है, तो अभी रिसेंटली उसके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी इंडिकेटिव ऑफ द मोमेंटम। मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और वॉलेटिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वॉलेटिलिटी में ऐसा कुछ रीसेंट वाली बात नहीं है, और कैप्चर्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डायमेंशंस ऑफ रिलेटिव रिटर्न्स वेरिएबिलिटी। तो इसे मैं वॉलेटिलिटी से मैच कर सकता हूं। तो इसीलिए आपका जो आंसर है, और यही करेक्ट आंसर है, दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने सीखा अगर आप कोई सवाल पहली बार पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से दिमाग लगाने की कोशिश करनी है और अपना आंसर मार्क करके आना है। अगर आप ऐसे दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर काफी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि आज का जो पेपर है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनडायरेक्ट। सवाल बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के ज्यादा आ रहे हैं। तो आपको अपने दिमाग को भी घुमाना फिराना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खुद से पहले ही प्रैक्टिस करके आनी पड़ेगी, ताकि आप एग्जामिनेशन के सवालों को डील यहाँ पे कर सके। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following is a pre-offer takeover defense employed by the target companies in hostile takeover। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है हॉस्टाइल टेकओवर की। लेट्स सपोज हमारे पास कंपनी है, आपकी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और ये कंपनी का कोई हॉस्टाइल टेकओवर करना चाहता है, इसके शेयर्स मार्केट से सारे खरीद लेना चाहता है, इस कंपनी को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। अब एबीसी लिमिटेड यहाँ पे ये बचाना चाहती है, कुछ डिफेंस ये फॉलो करेगी, ऑप्ट करेगी। तो जो डिफेंसेस ये फॉलो करेगी उसे यहाँ पे टेकओवर डिफेंसेस बोला जाता है। अब ये टेकओवर डिफेंसेस को हम 2 में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक हमारे पास हो जाते हैं जी प्री ऑफर, और एक हमारे पास हो जाते हैं पोस्ट ऑफर। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ग्रीन मेल, पैकमैन डिफेंस, पॉइजन पिल और लायबिलिटी रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन ऑप्शंस में से जो आपका यहाँ पे प्री ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 पॉइजन पिल। बाकी आपके जो है पोस्ट ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, ग्रीन पिल और पैकमैन डिफेंस, दे आर पोस्ट ऑफर टेक ओवर डिफेंस, ये प्री ऑफर नहीं है। आपको जो पॉइजन पिल है वो इकलौता यहाँ पे प्री ऑफर टेक ओवर डिफेंस है, और इसीलिए यही करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड इश्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अंडरलाइंग रिस्क। तो आपको यहाँ पे बॉन्ड इश्यूज जो हैं उनको एक ऑर्डर में लगाना है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम रिस्क वाले सबसे पहले रखने हैं और सबसे ज्यादा रिस्क वाले आपको सबसे बाद में यहाँ पे रखने हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, मॉर्टगेज बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड और आपके जंक बॉन्ड्स, यहाँ पे आपको ये बॉन्ड इश्यूज दे रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा रिस्की बॉन्ड कौन से होंगे? जंक बॉन्ड आपके सबसे ज्यादा रिस्की बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनकी जो रेटिंग होती है वो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे होती है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है। तो आपके जो जंक बॉन्ड है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, यानी कि वो सबसे लास्ट में आने चाहिए। और आप देख रहे हैं कि आपके 3 ऑप्शंस में वो सबसे लास्ट में ही आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रिस्क की बात करें, सबसे कम रिस्क कहां पे होगा? हमारे जो मॉर्टगेज बॉन्ड है उसमें कुछ गिरवी रखा गया है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज गिरवी रखी गई है। अगर कंपनी अगर आपका पैसा नहीं दे पाती है तो जो चीज गिरवी रखी हुई है उससे आपके पैसे मिल जाएंगे। तो मॉर्टगेज बॉन्ड में आपका सबसे कम रिस्क यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका जो सी है वो सबसे पहले आना चाहिए, और सी सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 1 में और 4 में, तो 2 को भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। तो मॉर्टगेज बॉन्ड सबसे पहले है और आपका जंक बॉन्ड सबसे बाद है। और देखें अगर हम इन सीक्वेंस में, तो हमारे पास अनसिक्योर्ड बॉन्ड जो है वो भी सेकंड लास्ट पे आ रहा है दोनों में, और डी और ई तो दोनों लास्ट में आ रहे हैं और सी यहाँ पे पहले आ रहा है। तो बेसिकली कहानी बचती है ए और बी की, कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड आपके पास यहाँ पे बचते हैं। तो अभी आपको ये पता चल गया कि मॉर्टगेज बॉन्ड में सबसे कम रिस्क है, और आपको ये पता लग गया भैया जंक बॉन्ड में और आपके यहाँ पे जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है उसमें आपका रिस्क है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड को लगाना है। जिसमें कम रिस्क है उसको पहले लगाइए, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है उसको बाद में लगाइए। अब मेरे हिसाब से तो इनको अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे 1 और 4 में से चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड कौन से होते हैं? कॉलेबल बॉन्ड के अंदर हमारी कंपनी के पास राइट होता है कि वो बॉन्ड्स को वापस से कॉल कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो रहे हैं, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो फिर उस केस में कंपनी अपने बॉन्ड्स को वापस से कॉल कर सकती है। जैसे कंपनी ने 9% बॉन्ड्स इशू किए हुए थे, अब मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट रह गया वो केवल 6% रह गया, तो कंपनी 9% को वापस कॉल करके 6% की इशू यहाँ पे आपको कर देगी। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको यहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे, बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएंगे आपके शेयर्स के अंदर। देखो बॉन्ड जो है आपके पास उसमें तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, बट शेयर के अंदर आपको कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो शेयर्स के अंदर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा रिस्क रह सकता है, और इन्होंने इसीलिए शायद ऑप्शन नंबर 1 का आंसर दिया है, जिसके अंदर कॉलेबल बॉन्ड को पहले रखा है और कन्वर्टिबल जो आपके बॉन्ड है उनको यहाँ पे बाद में रखा है। तो इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और यही सीक्वेंस आपको अब ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर ऐसा सवाल आपसे दोबारा पूछा जाता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन और रीजन यहाँ पे दे रखा है। Assertion दिया, if the securities with less than perfect negative correlation between their price movements are combined, portfolio risk can be reduced significantly. तो देखो जी, अगर आप यहाँ पे ऐसी सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हैं जिनका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के आसपास कोरिलेशन है, यानी कि एक अगर ऊपर जाती है और दूसरी आपकी नीचे आ जाती है, एक अगर 2 टाइम्स ऊपर जाती है तो दूसरी 2 टाइम्स ही नीचे आ जाती है, 10% बढ़ती है तो दूसरी 10% के आसपास ही नीचे आ जाती है। तो अगर आप ऐसी दो सिक्योरिटीज को कंबाइन कर रहे हैं तो आपका रिस्क जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक सिक्योरिटी ऊपर जाएगी तो दूसरी उतनी ही नीचे चली जाएगी, लगभग उतनी नीचे चली जाएगी, तो आपको ओवरऑल रिस्क बहुत सारा आप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद रीजन दिया, द टर्म विद द नेगेटिव कोरिलेशन हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टोटल पोर्टफोलियो रिस्क गिवन द अदर टर्म्स दैट आर पॉजिटिव। तो नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक आपकी ऊपर जा रही है, पोर्टफोलियो की वैल्यू को बढ़ा रही है, तो दूसरी आपकी नीचे ले आती है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पे जो रिस्क है वो काफी कम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और इसीलिए हमारी जो दोनों स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाती है, और रीजन वाली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कैसे असर्शन को एक्सप्लेन कर रही है, उसे और ज्यादा इलेबोरेट कर रही है। तो A and R are correct and R is the correct explanation of A. Option number 1 is going to be the correct answer for this question. चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? IRR, NPV, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो पेबैक और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को तो काट ही दीजिए, इसमें तो री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। IRR और NPV में री इन्वेस्टमेंट होता है। IRR के अंदर तो हम ये अज्यूम करते हैं कि री इन्वेस्टमेंट हमारा किस पे हो रहा है, IRR पे ही री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और NPV में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो री इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे हो रहा है। तो सीधा सीधा बहुत ही आसान सवाल, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे
बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ अ स्टॉक प्लॉट्स अबव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन इट इज। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमारा जो सीएपीएम होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो सीएपीएम रहता है उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम उसे सिक्योरिटी मार्केट लाइन के थ्रू कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, एक तरफ आपको बीटा दिख रहा है और एक तरफ आपको रिटर्न दिख रहा है। आपको जो रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे बीटा इंक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे आपका रिटर्न भी आपको इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इस लाइन के ऊपर जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे सीएपीएम मॉडल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही वैल्यूड स्टॉक्स हैं। बट अगर कोई स्टॉक उनके ऊपर या नीचे आ रहा है तो वो सही प्राइस्ड नहीं है, वो स्टॉक्स आपके सही प्राइस्ड नहीं है। जैसे अगर आपका कोई स्टॉक सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर अगर आपका कोई स्टॉक आ रहा है, जैसे ये आपका स्टॉक है, ये आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है ए स्टॉक है आपका जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्टॉक जो है इसमें आपको सिमिलर लेवल ऑफ बीटा के लिए ज्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है। आपका बीटा जो है इतना ही है, पर इस बीटा के लिए आपको जो नॉर्मल रिटर्न मिलना चाहिए था वो इतना मिलना चाहिए था, बट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। आपको रिटर्न ये ज्यादा ला कर दे रहा है। तो ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला जो स्टॉक है इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न ला कर दे रहा है और अल्टीमेटली आपकी जो डिमांड बढ़ेगी तो उस वजह से इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो करंटली ये मतलब हुआ इसका कि इस जो अभी ये जो स्टॉक है ये अंडर प्राइस्ड है। ये स्टॉक अभी करंटली अंडर प्राइस्ड है। अभी लोग इसे लेंगे, इसे खरीदेंगे, इसका प्राइस बढ़ेगा, फिर यहाँ पे ये स्टॉक आपका अल्टीमेटली वापस से सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ही लाई कर जाएगा। इसका प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से जाहिर सी बात है इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ही आ जाएगा। और ऐसे ही जो आपके नीचे स्टॉक्स होंगे, जो आपके नीचे स्टॉक्स है वो आपके ओवर प्राइस स्टॉक्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 2 का, कि आपका जो ऐसा स्टॉक है जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर है वो अंडर प्राइस्ड है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है जी, एज पर सीएपीएम मॉडल द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज। तो देखो सीएपीएम मॉडल के अंदर हमारा जो सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कितना होता है, ये आपको यहाँ पे कंप्यूट करके बताना है। तो सीएपीएम मॉडल बहुत ही सीधा है। आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डेट इज आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय बीटा। ओके, तो यहां पे आपने क्या कंसीडर किया, आपने रिस्क फ्री रेट लिया और जो मार्केट का जो रिस्क है उसका प्रीमियम जो है उसे यहां पे कंसीडर किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस में पहला है रिटर्न ऑन ट्रेजरी बॉन्ड्स प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स आपके रिस्क फ्री बॉन्ड्स हो गए और मार्केट रिस्क प्रीमियम आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो यही आपका आंसर सही बनेगा। इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं कंसीडर करते, अनसिस्टेमेटिक रिस्क प्रीमियम भी नहीं है, सिस्टेमेटिक रिस्क प्रीमियम ये आपका कुछ हद तक चलो मैच कर भी लिया, बट यहाँ पे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज दे दिया, तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज की वजह से ये भी गड़बड़ हो गया और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। तो सीएपीएम मॉडल बहुत ही आसान है। आई होप इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, अ फर्म कैन डिले एंड फेवरेबली अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इट्स कैश डिस्बर्समेंट्स थ्रू द यूज ऑफ। ऑप्शंस हमारे पास दिए, बूटस्ट्रैपिंग पेबल्स, जीरो बैलेंस अकाउंट्स, यील्ड सेंसिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड हेजिंग ऑफ इंटेंजिबल्स। देखो यहाँ पे आपको ना एप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। जो ऑप्शन आपको लग रहा है नहीं हो सकता उसे यहाँ पे निकाल दो, हटा दो। जैसे अगर मैं बात करूं बूट स्ट्रैपिंग पेबल्स, तो बूट स्ट्रैपिंग का तो मतलब जनरली ये रहता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपने खुद से शुरू कर रहे हैं, आप बाहर का सपोर्ट जनरली नहीं लेते हैं, तो ये इतना अप्रोप्रिएट यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसके बाद जीरो बैलेंस अकाउंट्स है। देखो जीरो बैलेंस अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आपके जो बैंक्स हैं आप उसके अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं और जब भी कोई चेक वगैरह आता है तो बैंक आपको बता देता है कि ये चेक की पेमेंट आ गई है, ये पेमेंट आपको करनी है, क्लियर करवाना है, तो आप फटाफट से अपने अकाउंट के अंदर पैसे डाल देते हैं ताकि आप उस चेक को क्लियर करा लें। तो इस केस में आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में ब्लॉक्ड नहीं रहता है। जब भी चेक आपके पास पहुंचेगा, बैंक के पास पहुंचेगा क्लियरिंग के लिए, तभी आप जो है पैसा डाल के उसे क्लियर करेंगे। तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करने से आप अपने जो कैश डिस्पर्समेंट्स है उसको यहाँ पे डिले कर सकते हैं और उसे फेवरेबली अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है और यही इसका आंसर भी बनेगा।
यील्ड सेंसिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये तो आपका कैश डिस्बर्समेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, और हेजिंग ऑफ इंटेंजिबल भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 ओनली। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, फर्म ए वांट्स टू एक्वायर फर्म बी एंड द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द फर्म्स आर। तो फर्म ए और फर्म बी की डिटेल्स हमें यहाँ पे दे रखी है। हमें मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 50 है फर्म ए का, फर्म बी का 20 है। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, फर्म ए के 10 लाख हैं और बी के 5 लाख हैं। और मार्केट वैल्यू निकल कर आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 मिलियन फर्म ए की और 10 मिलियन फर्म बी की। अब इन दोनों का मर्जर हो रहा है, फर्म ए बी को एक्वायर कर रही है, तो बोला गया कि मर्जर से हमें जो गेन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 10 मिलियन। द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गेन्स व्हिच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 10 मिलियन एंड फर्म ए ऑफर्स 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ द फर्म बी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म बी। तो देखो यहाँ पे फर्म बी के पास कितने शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर हैं, और हर 2 के बदले फर्म ए का उनको 1 शेयर मिल जाएगा। तो 5 लाख अगर शेयर्स हैं फर्म बी के, तो फर्म ए के उनको कितने मिलेंगे, 2 के बदले 1 मिलेगा, तो 5 लाख के बदले कितने मिल जाएंगे, उनको 2.5 लाख शेयर्स मिल जाएंगे फर्म ए के। तो आपको ये बताना है कि भैया अपेरेंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फर्म बी क्या है फर्म ए के लिए। तो देखो अपेरेंटली अगर हम देखें, ऊपर ऊपर से देखें, तो फर्म ए क्या दे रही है फर्म बी को, फर्म ए फर्म बी को क्या दे रही है, वो यहाँ पे 2.5 लाख के जो शेयर है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे दे रही है। और 2.5 लाख के जो शेयर उनको दे रही है, तो उसकी कीमत यहाँ पे क्या बनी, 2.5 लाख इंटू कितनी बनी थी कीमत, बताइए फटाफट से, 50 रुपए एक की कीमत है, तो 2.5 लाख इंटू 50 आप यहाँ पे करेंगे तो 125 लाख यहाँ पे इसकी कीमत हो गई उसे एक्वायर करने की। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कि 125 लाख यहाँ पे आप उनको दे रहे हैं, फर्म बी वालों को 125 लाख के आप शेयर्स दे रहे हैं, और फर्म बी की जो वैसे वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 10 मिलियन थी, 10 मिलियन थी। यानी कि अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो ये 100 लाख बनेगी। तो एक्स्ट्रा 25 लाख जो मैं पे कर रहा हूं दैट इज माय अपेरेंट कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फर्म बी। तो इसे अपेरेंट कॉस्ट यहां पे बोला जाता है। देखो यहाँ पे ना 2 टर्मिनोलॉजी अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। ये आपकी अपेरेंट कॉस्ट है जो कि ऊपर ऊपर से देख के आपको पता चल रही है, बट देखो दैट इज ओनली दी अपेरेंट कॉस्ट। आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर करने की इस अपेरेंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है, आपकी ट्रू कॉस्ट जो है वो इससे भी ज्यादा हो सकती है। और ट्रू कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो ये गेन हो रहा है 10 मिलियन का, इसको भी अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर ट्रू कॉस्ट की बात करूं, तो अगर अगर हम बात करें हमारी फर्म ए की, ठीक है जी, फर्म ए यहाँ पे फर्म बी वालों को भी एक्वायर कर रही है, तो फर्म बी वाले भी फर्म ए का हिस्सा यहाँ पे अब बन जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारी जो फर्म ए है उसके अभी यहाँ पे 50 मिलियन की अपनी मार्केट वैल्यू थी, 10 मिलियन फर्म बी की हो गई और 10 मिलियन अब एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो टोटल अब उसकी कीमत कितनी बन जाएगी, 70 मिलियन की यहाँ पे बन जाएगी। और देखो जी ये जो 70 मिलियन है इसमें फर्म बी वालों का कितना हिस्सा है, अगर मुझे निकालना हो फर्म बी वालों का कितना हिस्सा है, तो फर्म ए के अंदर मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 10 लाख पहले वाले फर्म ए के हैं, और फर्म बी वालों के कितने हैं, यहाँ पे 2.5 लाख हैं। ठीक है जी। तो टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 12,50,000 हो गए। 12,50,000 में से 2.5 लाख जो है वो यहाँ पे मेरे पास फर्म बी वालों के लिए के हैं। और अगर मैं इसे परसेंटेज टर्म्स में निकालूं तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि 20% शेयर्स जो है ना वो फर्म बी वालों के हैं। तो जो 70 मिलियन की वैल्यू हुई फर्म, टोटल फर्म की, कंबाइंड फर्म की, उसमें से 20% जो है ना वो बेसिकली फर्म बी वालों को, फर्म बी वालों की आप कह सकते हैं कि वो फर्म बी वालों को मिल रही है, उनको डिनोट कर रही है। तो यानी कि इसका 14 मिलियन जो है ना वो यहाँ पे फर्म बी को डिनोट कर रहा है। और देखो जी 14 मिलियन की वैल्यू हमने फर्म बी वालों को यहाँ पे क्रिएट करवा दी, उनको 14 मिलियन की वैल्यू मिल गई, कंबाइंड फर्म में 14 मिलियन की वैल्यू उनको मिल गई। बट हमें जो फायदा कितना हुआ था, हमें जो इस मर्जर का फायदा हुआ था वो केवल 10 मिलियन का ही हुआ था। ठीक है। तो 4 मिलियन हमारी यहाँ पे ट्रू कॉस्ट बनी एक्वायर करने की। 25 लाख तो ऊपर ऊपर से लग रहा था, बट अगर आप एक्चुअल में निकालें तो ये 4 मिलियन या फिर 40 लाख की कॉस्ट बन गई। तो अपेरेंट कॉस्ट तो आपकी 25 लाख है, बट ट्रू कॉस्ट आपकी 4 मिलियन या फिर 40 लाख यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरीके के सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, थोड़े से हाई लेवल के सवाल हैं, और अगर आपने पहले इनको किया हुआ है तो आप तभी इनको एग्जामिनेशन में आंसर कर पाएंगे। तो आप अब इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि अगर आगे ऐसा सवाल आए तो आप गलती ना करें। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफिशिएंट मार्केट। तो देखो एफिशिएंट मार्केट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर मैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की आपसे बात करूं तो ये आपको बेसिकली बताती है कि आपके जो भी शेयर प्राइसेस हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं,
और हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न है वो इन्वेस्टर्स नहीं कमा सकते हैं। हमारे जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी अपनी फेयर वैल्यू पे आपकी जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे ट्रेड हो रहे हैं। तो आपके इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं है कोई अंडर वैल्यूड या फिर ऐसा कोई स्टॉक परचेज कर ले जिससे बाद में उनको एक्स्ट्रा कोई रिटर्न मिल जाए। तो मार्केट को बीट करना बहुत ही मुश्किल है, मार्केट की रिटर्न से ज्यादा कमाना बहुत ही मुश्किल है। आप मार्केट की रिटर्न को मैच कर सकते हैं, जितना मार्केट ऊपर जा रही है आप उतनी रिटर्न अपने लिए निकाल सकते हैं। तो देखो आपके एफिशिएंट मार्केट है तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिटर्न विल प्रिवेल। तो आपका इक्विलिब्रियम होगा, कोई अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन नॉट अर्न अ पॉजिटिव रिटर्न, तो ऐसा तो नहीं है, इन्वेस्टर्स पॉजिटिव रिटर्न ले सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है तो इन्वेस्टर का रिटर्न भी ऊपर जा सकता है, मार्केट को बीट नहीं कर सकता, ऐसा यहां पे कहा जाता है। वॉलेटिलिटी विल बी वेरी हाई, तो वॉलेटिलिटी को लेकर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटीज ऑफ लिस्टेड फर्म्स सेल एट देयर फेयर वैल्यूज, तो बिल्कुल फेयर वैल्यूज पे ही आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल कर रही होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इन्वेस्टर्स आर जनरली रिस्क एवर्स, तो इसको लेकर भी यहाँ पे कोई खास बात नहीं की जाती है। और आपको चूज भी दो ही करने हैं। देखो अगर आपने बी को यहाँ पे निकाल दिया कि बी तो नहीं आएगा, बी तो नहीं आ सकता, तो आप दो में फंस जाते हैं, आपका डी तो आना ही आना है। अब ए को चूज करें या ई को चूज करें, इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो ए को चूज करना बेहतर रहेगा और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे आंसर है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन लगा के आपको अपने आंसर मार्क करने हैं। अब वो समय चले गए जहां पे आप अपना सीधा सीधा आंसर मार्क कर लेते थे कि हाँ ये सही है, आपको सारी चीजें पता होती थी, याद होती थी। अब आपको केवल बेसिक कंसेप्ट मालूम होगा, एफिशिएंट मार्केट्स के बारे में मालूम होगा, एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट्स डाल रहा है वो आपको शायद ना मालूम हो। और आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, घुमा फिरा के सोचेंगे और उसके हिसाब से आप दो क्लोजेस्ट ऑप्शंस पे पहुंचेंगे और उसमें अपना जो बेस्ट आंसर है उसे आप टिक करेंगे। इस तरीके से अब आपको अप्रोच करना है एग्जामिनेशन के सवालों को। चलिए अगला सवाल है, इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। तो कहा गया बोरोइंग लिमिट इंक्रीजेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स। तो बिल्कुल जी, अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स अपने बढ़ा देते हैं, आपका इक्विटी बढ़ जाता है, तो आप डेट भी ज्यादा रेस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि डेट इक्विटी रेशो को यहाँ पे आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आर जनरली नॉट रिडीमेबल, तो इक्विटी शेयर्स रिडीमेबल नहीं होते हैं। Issue of new shares dilute the EPS if the profit do not increase immediately in proportion to increase in number of shares। तो बिल्कुल सही है कि आपने नए शेयर्स इशू कर दिए बट प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो फिर आपका ईपीएस गिर जाएगा। अ कंपनी इज नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे डिविडेंड, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑर्डिनरी शेयर्स आर लेस रिस्कियर फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ऑर्डिनरी जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, उसमें रिस्क रहता है क्योंकि इन्वेस्टर की रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ए बी सी और डी सही है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें यहाँ पे करनी है। और देखो लिस्ट 1 के अंदर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल हमें दे रखे हैं उसके अंदर एनपीवी, पे बैक, कैश रिटर्न और अकाउंटिंग रिटर्न आ रहा है। और लिस्ट 2 में कुछ बातें कही है, इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट, हाईली इनफ्लेक्सिबल, बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी और रिलेटिवली कंसिस्टेंट। अब देखो आपका जो बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, वो एनपीवी होता है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट फीचर आपको कौन सा लग रहा है, insufficiently consistent, highly inflexible, balance between flexibility and consistency, relatively consistent। जो बेस्ट फीचर मुझे यहाँ पे लग रहा है वो 3 और 4 में से लग रहा है। 3 और 4 थोड़ा सा पॉजिटिव साइड लग रहे हैं। और देखो अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ए को 3 के साथ ही मैच किया गया 1 और 3 के अंदर। तो एनपीवी जो है 3 के साथ यहाँ पे मैच होना चाहिए, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट। एनपीवी को इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट और हाईली इनफ्लेक्सिबल के साथ मैच नहीं करना चाहिए। तो ए आपका जो है वो 3 से मैच होना चाहिए। इसके बाद आपका पे बैक पीरियड है। देखो पे बैक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर आप कंप्यूट करते हो कि आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया तो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनिशियली नहीं किया, कभी बाद में किया, तो इस मेथड को अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है इस मेथड के अंदर, ये इसका एक डीमेरिट बनता है। तो आप बी को यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हो। देखो ए को 3 से मैच किया तो बी को 2 या 4 से मैच यहाँ पे करना होगा। तो बी को आप यहाँ पे 2 से मैच कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है कैश रिटर्न और अकाउंटिंग रिटर्न। देखो कैश रिटर्न की जब हम बात करते हैं तो कैश की फॉर्म में अपने रिटर्न को देखते हैं, तो आपका जो डेप्रीसिएशन वगैरह वो यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं।
और डेप्रिसिएशन जब हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उनका इफेक्ट हमारा इस रिटर्न पे देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा रिलेटिवली कंसिस्टेंट रहता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा सकता है। और फिर आपका जो अकाउंटिंग रिटर्न है वो इतना कंसिस्टेंट नहीं होगा कैश रिटर्न के मुकाबले, तो उसे इनसफिशिएंटली कंसिस्टेंट यहाँ पे बोला जाएगा, क्योंकि उस पे आपके जो डेप्रिसिएशन वगैरह का इफेक्ट यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी मैचिंग बनेगी। तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये किसी किताब से उठा के बनाया हुआ है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स इनके बता रखे हैं, और अगर आपको वो फीचर्स मालूम है तो आप आंसर सीधा सीधा कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो जैसे मैंने अभी दिमाग लगाया कुछ ऐसी अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में फंसे होंगे और उनमें से उनको चूज करने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। चलिए, तो हमारे पास अगला सवाल है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉलोड बाय फाइनेंस मैनेजर इन प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लोन फॉर वर्किंग कैपिटल, अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमारे जो फाइनेंस मैनेजर है वो यहाँ पे लोन ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आपको वो बताना है। देखो, अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहला लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि पहले अपनी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसे एस्टिमेट कर लो कि मुझे पैसा चाहिए कितना। जैसे हमने पता लगाया कि हमें 50 लाख रुपए चाहिए हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए, सबसे पहला चीज यही है। इसके बाद ही आप अपना लोन प्रपोजल को सबमिट करेंगे, तो सी आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका बी आएगा, लोन प्रपोजल आप सबमिट करेंगे। फिर आप यहाँ पे, आपके जो बैंक है वो यहाँ पे आपके प्रपोजल को इवेल्युएट करेगा, आपके जो एसेट्स है जिनके बेसिस पे उसने आपको वर्किंग कैपिटल लोन देना है उनकी वेरिफिकेशन कर सकता है, और आपके डॉक्यूमेंट तैयार होंगे और आपके जो एसेट्स है उनके ऊपर यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। और आई थिंक ऑप्शन सी पहले आपको पता लग गया कि पॉइंट नंबर सी पहले आएगा, तो इसके बेसिस पे ही ये आंसर आपने लगा लिया होगा। इस सवाल में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर्स। तो अगर आपको शेयर्स का बायबैक करना है तो आप क्या स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो देखो, बायबैक ऑफ शेयर कंपनी लॉ में गवर्नड है कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, फटाफट से इन पॉइंट्स को देख के बताइए। क्या सबसे पहले शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर दे देंगे? क्या बैंक अकाउंट खोल लेंगे पैसे लेने के लिए? क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग साथ ही साथ बुला लेंगे? क्या पहले बोर्ड मीटिंग कन्वीन करेंगे या डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगे? देखो, सबसे पहले ये बोर्ड का डिसीजन होगा कि हमें बायबैक करना है, और इसीलिए सबसे पहले आपकी बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी, और बोर्ड की मीटिंग के बाद आपके शेयर होल्डर्स की यहाँ पे जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। तो पहला आना चाहिए आपका डी, और उसके बाद आना चाहिए आपका सी, और उसी के बेसिस पे वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बन जाता है। सबसे पहले आपको यही चीज करनी है, और इसके बाद ही आपकी बाकी सब चीजें आएंगी। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया तो फटाफट से बाय बैक कर लो, आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी देनी पड़ती है अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। उसको बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है। ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर के शेयर बाय बैक करके उनको पैसे लौटा के हम अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसे भी सेटिस्फाई यहाँ पे करना होता है, और इसके बाद ही आपका जो ऑफर है शेयर होल्डर्स को जाएगा, और आपके जो पैसे आएंगे आप उसे एक अलग से बैंक अकाउंट में यहाँ पे डाल देंगे। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके कुछ फाइनेंसिंग कंसेप्ट हैं जिसमें एंजल इन्वेस्टिंग, स्वेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल और इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ देखने को मिल रहा है। और लिस्ट 2 में है आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉलो ऑन फंडिंग, मेच्योर और स्टार्टअप स्टेज हमें देखने को मिल रही है। देखो जी, अगर हम बात करते हैं हमारे पास, अगर आप ऑप्शंस को एक बार रीड आउट करते हैं तो यहाँ पे एंजल इन्वेस्टिंग है, और एंजल इन्वेस्टिंग यहाँ पे इन सभी से मैच हो सकता है। तो एंजल इन्वेस्टिंग आपको जनरली कब देखने को मिलेगा? जब एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप वाली स्टेज पे उसे कुछ पैसे चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपना जो आइडिया है उस पर काम करने के लिए, तो वहां पे एंजल इन्वेस्टर मेनली मददगार होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टअप स्टेज की तरफ देखते हैं तो स्टार्टअप स्टेज पे आपको स्वेट इक्विटी तो नहीं मिलेगी, ना ही आईपीओ मिलेगा। एंजल इन्वेस्टिंग हो सकता है या फिर कुछ हद तक वेंचर कैपिटल भी हो सकता है। बट अगर आप ऑप्शंस में नजर दौड़ाएंगे तो आपको ए और 4 तो ज्वाइन होते हुए दिखते हैं, बट सी और 4 वैसे भी कहीं ज्वाइन होता हुआ नहीं दिखता है। आसानी से ऑप्शन 2 को आप अपना आंसर बना सकते हैं, और इसमें आपके बाकी भी मैच होते हुए दिखेंगे। इसके अंदर आपका जो स्वेट इक्विटी है वो मेच्योर स्टेज के साथ मैच हो रहा है,
और आपका जो वेंचर कैपिटल है फॉलो ऑन फंडिंग, तो वेंचर कैपिटल से भी आपको फंडिंग मिलती है, ये भी एक फंडिंग का तरीका है, तो फॉलो ऑन फंडिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और आईपीओ तो जब आप ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज पे हैं तो आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, रेज कर सकता है, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एलिमिनेशन मेथड लगाना आता है सवाल को देखकर, तो आप आसानी से इसका आंसर मार्क कर सकते थे। चलिए यहाँ पे सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल है। अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹4, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20% एंड द रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर इज 16%। Assuming the Walter valuation model, payout ratio is 40%, what will be the price per share? तो वॉल्टर मॉडल का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। इसके अंदर जो शेयर का प्राइस होता है उसका फॉर्मूला आपका डिविडेंड प्लस आर ई माइनस डी, यानी कि ईपीएस माइनस टीपीएस, और यहाँ पे आर बाय के चलता है, और द होल जो है इसको आप के से डिवाइड यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिविडेंड प्यारे दोस्तों हमें दे रखा है, डिविडेंड रेशियो हमें दे रखी है 40% की, अर्निंग थी ₹4 की, तो 4 का 40% यानी कि 1.6 हमारा यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। और आर की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 20% का यहाँ पे दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो शेयर होल्डर को रिटर्न चाहिए वो 16% है, तो के 16% हो जाएगा। और यहाँ पे ई माइनस डी, ई आपका 4 है और डी हमने निकाला था 1.6 है, और इस पूरे को आप 0.16 से डिवाइड कर देंगे। अब आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें फटाफट से, तो ये हो गया 4/5, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बन रहा है 1.6 प्लस इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, और इसे आप 0.16 से डिवाइड करेंगे और सॉल्व आउट करके अल्टीमेटली जो आपका निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट टू 28.75, जो आपका प्राइस ऑफ द शेयर है दैट इज गोइंग टू बी 28.75, यानी कि ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। तो वॉल्टर मॉडल आपको लगाना है, सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, which of the following motives were articulated by JM Keynes for holding cash? Precautionary, return generation, speculative, investment और transaction? तो अगर आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये कैश मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैश के 3 मोटिव्स होते हैं, कैश होल्ड करने के 3 मोटिव्स आपके रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आपको कैश चाहिए होता है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए भी कैश चाहिए होता है कि एकदम से आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई तो बैंक नहीं जा सकते, तो आप अपने पास कुछ कॉन्टिजेंसीज को मीटअप करने के लिए कैश रखते हैं। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों स्पेकुलेटिव मोटिव भी हमारे पास होता है कि अगर कोई हमारे पास स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी आ गई पैसे कमाने की तो हम उसके लिए भी अपने पास कुछ कैश रखते हैं। तो प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव और ट्रांजैक्शन ये आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं, और करेक्ट आंसर में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में यही तीनों मोटिव्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन 3 आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, इन विच मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग कैश फ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? अब देखो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसमें तो इसमें तो आप नॉर्मली री इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हाँ कुछ हद तक कर सकते हैं, बट जो मेन बात होती है री इन्वेस्टमेंट की वो बात होती है एनपीवी और आईआरआर के अंदर। तो एनपीवी और आईआरआर इन दोनों में ही आई थिंक आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आईआरआर के अंदर तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आईआरआर है उसी पे री इन्वेस्ट हो रहे हैं कैश फ्लोज, बट एनपीवी के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उस पे हमारे जो कैश फ्लोज है उनको री इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। अगर आपको एनपीवी और आईआरआर के डिफरेंसेस पता है तो आई थिंक आपको इस सवाल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following is a post offer takeover defense mechanism in which take target company buys back shares at a significant premium? पॉइजन पिल, गोल्डन पैराशूट, ग्रीन मेल और क्राउन ज्यूल डिफेंस? तो हमारे पास जो टेक ओवर डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें प्री और पोस्ट टेक ओवर दो में हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों पॉइजन पिल और गोल्डन पैराशूट तो वैसे ही आपका प्री में आ जाता है, पोस्ट में नहीं आता, आप इसे काट सकते हैं। ग्रीन मेल और क्राउन ज्यूल डिफेंस में आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो क्राउन ज्यूल्स के अंदर तो जो हमारा मेन क्राउन ज्यूल है उसको लेकर हम कुछ एक्शन लेते हैं ताकि हमारी जो बाइंग कंपनी है उसको जो अट्रैक्शन था हमारी कंपनी की तरफ वो खत्म हो जाए। ग्रीन मेल के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रीन मेल के अंदर हम जो
हमें कंपनी बाय करने की सोच रही है, जैसे हमारी कंपनी है लेट्स सपोज ए, और एक कंपनी है बी जो कि हमें टेक ओवर करने की सोच रही है, और इसने हमारे काफी सारे शेयर ऑलरेडी खरीद लिए हैं, टेक ओवर का ऑफर भी दे दिया है। तो हम इसे क्या करते हैं कि अरे आप हमारी कंपनी ना टेक ओवर करो, जो भी आपके पास शेयर्स है आप हमें वापस बेच दो, हम उसके लिए आपको प्रीमियम भी पे करने के लिए तैयार हैं। जो भी आपके पास हमारे शेयर रखे हुए हैं आप हमें वापस दे दो, हम आपको उस पे ज्यादा दाम देंगे, प्रीमियम पे हम वो शेयर आपसे वापस खरीद लेते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रीन मेल बन जाता है, ग्रीन मेल बन जाता है। तो बी जो पहले टेक ओवर करने का सोच रहा था वो कहेगा अरे शेयर वापस बेच के प्रीमियम मेरे को मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वही ले लेता हूं, इसे ग्रीन मेल का नाम दे दिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिविजुअल स्टॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क ड्रामेटिकली इंक्रीजेस विद। तो आपकी जो पोर्टफोलियो रिस्क है, पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स होंगे, तो उसका जो रिस्क है, कहा गया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि बीटा, बीटा की स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज कब हो जाती है, तो बीटा हमारा कब स्टेबल हो जाएगा, बीटा में फ्लक्चुएशन कब कम हो जाएगी, ऐसा हमसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। हाई रिटर्न पोर्टफोलियो, अगर पोर्टफोलियो की रिटर्न ज्यादा है तो हायर रिटर्न हायर रिस्क होगा, तो उस केस में यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो सकता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करना दिक्कत हो सकती है। लार्जर पोर्टफोलियोज, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स उसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप एक स्टेबल रिस्क स्टेबल रिटर्न पे पहुंच सकते हैं, तो क्योंकि अगर एक स्टॉक गिरा तो दूसरा उसे ऑफसेट कर देगा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं एक दूसरे को ऑफसेट करने के लिए, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, तो बी वाला तो मुझे लग रहा है आना चाहिए। इसके बाद है लॉन्गर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, तो कहा भी जाता है अगर आपको मार्केट से रिटर्न्स चाहिए तो आपको लॉन्गर होराइजन लॉन्गर ड्यूरेशन को पकड़ना चाहिए। तो लॉन्गर ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो रोजमर्रा की फ्लक्चुएशन होती है, डेली की जो फ्लक्चुएशन रहती है वो यहाँ पे खत्म सी हो जाती हैं और ओवरऑल आपको एक स्टेबल रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इसको भी आप कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं कि इट वुड मेक अ पोर्टफोलियो रिस्क मोर स्टेबल। इसके बाद है इंक्रीज्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो आप अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, स्टॉक्स जो है उनको खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो इससे पोर्टफोलियो रिस्क पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। अगर हम बार बार पोर्टफोलियो को यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हो कि एक स्टेबल पोर्टफोलियो बना ले, बट ये भी हो सकता है कि बार बार पोर्टफोलियो को छेड़ने से स्टेबिलिटी नेगेटिव साइड भी चली जाए, तो ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है मेरे को। और इसके बाद है हाई प्रीमियम पोर्टफोलियोज, तो प्रीमियम पोर्टफोलियो में भी जिनका रिटर्न है काफी ज्यादा है, ऐसे वाले पोर्टफोलियोज लग रहे हैं इनमें भी रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे बी और सी एक ही में आता हुआ दिखता है, डेट इज ऑप्शन नंबर 2, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ये जो सवाल है आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल का पूछा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई है और मुझे नहीं लगता कि सभी स्टूडेंट्स इसे आंसर कर पाए होंगे। तो फिलहाल इस तरीके से आप इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ ग्रोइंग परपेचुटी व्हिच मेक्स फर्स्ट पेमेंट ऑफ रुपीज 3000 इन नेक्स्ट ईयर। तो आपको एक ग्रोइंग परपेचुटी दे रखी है, हर साल आपको 3000 की पेमेंट होने वाली है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आपको ग्रोथ और डिस्काउंट का रेट यहाँ पे दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले फिर उसके बाद वाली वैल्यूज को आपको डालना है। तो अगर तो आपको ग्रोइंग परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल सीधा वही लगा दो, नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। तो अगर आपने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा है उसके अंदर भी ऐसे ही करते थे कि साल के एंड में जो हमें हर साल डिविडेंड मिलने वाला है उसमें हम एक डिस्काउंट रेट होता था, एक ग्रोथ रेट होता था, उसको अप्लाई करके अपनी वैल्यूज निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आप यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस वाले केस में हमारा जो डिविडेंड हर साल मिलने वाला है वो 3000 है, और हमें ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट दे रखे हैं, 10% हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रेट है और ग्रोथ रेट 8% है पहले वाले केस में। ऐसी सभी केसेस में आप कंप्यूटेशन कीजिए, ऐसे ही फॉर्मूला लगाइए, 3000 डिवाइडेड बाय 9% माइनस 3%, 3000 डिवाइडेड बाय 11% माइनस 6%, 3000 डिवाइडेड बाय 6% minus 5%, 3000 divided by 4% minus 1%। आप इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। पहले वाले केस में 1,50,000 आएगा, अगले वाले केस में 50,000 आएगा, फिर आ गया जी आपका 60,000, फिर आपका 3 लाख, आई थिंक यही सबसे बड़ा आपका हो जाएगा।
इसके बाद आपका आएगा जी 1 लाख का। तो सबसे बड़ा हमारे पास ये 3 लाख आ रहा है। तो आपका जो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू आनी चाहिए वो डी वाली आनी चाहिए, और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन 3 बनेगा, इसमें डी सबसे पहले आ रहा है, फिर ए है, फिर ई है, फिर सी है और फिर बी है, जो कि बिल्कुल सही सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ स्टॉक होल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंस। तो कौन से रिलेशनशिप का जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे सबसे कम है, सबसे लीस्ट है, सवाल आपसे ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर एक शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे उसके लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स इज कंसिस्टेंटली ऑफ हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। तो रिटर्न ऑन एसेट्स शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इंक्रीज्ड इन ईच ऑफ द पास्ट 5 इयर्स। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। नेट इनकम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। अगला पढ़ते हैं, रिटर्न ऑन एसेट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग पेड टू द लेंडर। तो हमारा जो एसेट का रिटर्न है वो ज्यादा है और लेंडर को हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये वाला भी शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो वाली स्टेटमेंट की कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं निकल रही है शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, एक जनरल सी स्टेटमेंट ही लग रही है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप आसानी से ऑप्शन नंबर 3 बना सकते हैं, बिकॉज सीम्स टू बी ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टॉक होल्डर। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और ये सवाल है, डेविएशन फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो, अ पॉइंट ऑन द कैपिटल मार्केट लाइन that differentiates investors investing and financing decision based on their risk appetite is described by। तो प्यारे दोस्तों कैपिटल मार्केट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक ये पॉइंट देखने को मिलता है, और ये पॉइंट आपके लेंडिंग और जो बोरोइंग है उन दोनों को सेपरेट कर देता है। इस पॉइंट को यहां पर डिस्क्राइब करती है हमारी सेपरेशन थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि आपके इन्वेस्टर के इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन अलग अलग हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजन तो इन्वेस्टर को क्या लेना है कि मार्केट पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट करूं, केवल एक ही बेस्ट पोर्टफोलियो है इन्वेस्ट करने को, दैट इज द मार्केट पोर्टफोलियो, उसमें कितना इन्वेस्ट करूं। और फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो कहां से आएगा। अब ये पैसा इन्वेस्टर जो है बोरो करके भी लगा सकता है, रिस्क फ्री रिटर्न पे बोरो किया और आगे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये दोनों डिसीजन अलग अलग होते हैं, इन दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाता है और इसे डिटेल में डिस्क्राइब करती है आपकी सेपरेशन थ्योरम। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज पॉजिटिव, व्हाट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। तो अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। आपके कैश इनफ्लो होंगे, आउटफ्लो होंगे, आपने उन्हें एक डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे डिस्काउंट भी किया होगा, और इसके बाद आपका जो एनपीवी है पॉजिटिव है, इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है। तो अभी क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी जो इनफ्लोज है वो ज्यादा है। तो बिल्कुल आप ए वाला तो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। डिस्काउंट रेट यूज्ड इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट्स एस्टिमेटेड रिटर्न। तो ये कह रहे हैं कि जो हमने डिस्काउंट रेट यहाँ पे यूज किया है, के वाला जो डिस्काउंट रेट यूज किया है ये हमारा कम है और इन्वेस्टमेंट की रिटर्न हमारे पास ज्यादा है। तो प्यारे दोस्तों ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, जो हमारा आईआरआर होता है, वो हमारे पास यहाँ पे वो रेट होता है जहां पे आपका एनपीवी 0 हो जाता है। तो इस केस में हमने जो रेट यूज किया वो आईआरआर से कम होगा, तभी तो हमारा एनपीवी पॉजिटिव निकल कर आया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है हमने कम यूज किया हुआ है, तभी हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, तभी हमारी रिटर्न पॉजिटिव निकल कर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी बिल्कुल सही है। डिस्काउंट रेट यूज्ड इक्वल्स द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर। तो अगर आपका डिस्काउंट रेट और इन्वेस्टर का जो रेट है वो यहाँ पे इक्वल है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। वैसे तो डिस्काउंट रेट हम यही कोशिश करते हैं कि वही रेट ले जो कि हमारे इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए। तो इस केस में है कि नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द इन्वेस्टमेंट जनरेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो इक्वल तो नहीं है, इक्वल अगर होते तो फिर एनपीवी तो आपका 0 हो जाता, तो इक्वल तो प्यारे दोस्तों नहीं है। और इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो आईआरआर का रेट आपका डेफिनेटली ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो के वाला रेट है वो यहाँ पे डेफिनेटली कम ही होगा। आईआरआर वाला रेट पे आपका एनपीवी जीरो हो जाता है, तो आईआरआर वाला रेट ज्यादा होगा। हमारा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने डिस्काउंट रेट आईआरआर से कम रखा हुआ है। तो आईआरआर ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो ए वाला पॉइंट भी आपका सही बनेगा। तो ए, बी और ई आपके आंसर में आएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। और वैसे भी अगर आपने ए को पहचान लिया तो ए के बेसिस पे ही आप 2 और 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके बाद बी तो पक्का से आ ही जाएगा। आपको सी और ई में से चूज करना पड़ेगा, और आप आसानी से पिक कर लेंगे कि ई ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है, और ऑप्शन नंबर 4 का आंसर आपका आसानी से बन जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारा जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।